अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 2 का हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर 2 का नाम है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइंटिस्ट यूज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फाइंड आंसर्स टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखा जाए तो बायो हमने पढ़ा था, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। और इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। वैसे तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सबके अपने अपने मेथड्स हैं। बायोलॉजी का अपना एक मेथड है। फॉर एग्जांपल जो मलेरिया है, मलेरिया एक प्रॉब्लम है ह्यूमन के लिए, तो इसको भी हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। डायबिटीज, जो जो भी बीमारियां हैं वो एक प्रॉब्लम है ह्यूमन के लिए। ह्यूमन के अंदर जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो जो भी बीमारियां हैं, उनको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। और इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा नींद से उठा है और नींद से उठ के ये कह रहा है कि मेरे पास डायबिटीज का सॉल्यूशन है, तो बायोलॉजी इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी है वो प्रूव नहीं की। तो बायोलॉजी के अंदर एक मेथड है, जो जो वो मेथड फॉलो करके फिर एक स्टेटमेंट जब लास्ट में बनेगी, तो वो जो एक लास्ट स्टेटमेंट बनेगी वो ही जो है एक्चुअल बात होगी, वही एक्चुअल मेथड होगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बायोलॉजी के अंदर एक मेथड है। हर साइंटिस्ट वही मेथड फॉलो करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द प्रोसेस ऑफ एडवांसिंग नॉलेज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके साइंटिस्ट जो है नॉलेज में इजाफा करते हैं। डे बाय डे नई नई रिसर्चेज आती हैं, तो वो साइंटिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करके जो नॉलेज है उनमें इजाफा करते जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपके बुक में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक डिफाइन की हुई है वो है मलेरिया। तो इस लेक्चर के अंदर ये जो स्टेप्स हैं इनके अंदर हम मलेरिया को ही डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, मलेरिया एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनको फॉलो करके हम पता लगाएंगे कि मलेरिया का असर काज क्या था। स्टेप्स कौन कौन से हैं? रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कंक्लूजन, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। इन सब मेथड्स को हम वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे। तो पहले आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। अब कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम रिकॉग्निशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के रिस्क फैक्टर क्या हैं? तो ये एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है। सेकंड में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन क्या है? इट हेल्प इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था? ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है, उसको उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना, वो हम ऑब्जर्वेशन में करते हैं। फॉर एग्जांपल, मलेरिया के केस में पहले कहा जाता था कि जो मलेरिया है वो बैड एयर की वजह से फैलती है। बाद में एक साइंटिस्ट था लेवरेन, जिसने ये प्रूव किया कि जो मलेरिया है उसका असल काज क्या था। तो ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होती है वो मेजरेबल होती है, जो क्वालिटेटिव होती है वो मेजरेबल नहीं होती। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है या ऑब्जर्वेशन होती है वो मोर एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर हम लेंथ को देखें या एरिया को देखें या टेम्परेचर को देखें, तो ये जो है मेजरेबल है। जब कोई भी साइंटिस्ट कोई भी रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद उसको एक डेटा एनालाइज करके एक फॉर्मुलेशन में बनाएगा, तो वो जो एक चार्ट बनाएगा तो उसमें सारी डेटा पुट करेगा, और वो जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव डेटा होगी, नॉट क्वालिटेटिव डेटा। क्यों? इसीलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को मोर एक्यूरेट कहा जाता है।
क्वालिटेटिव डेटा जो है 5 सेंसेस हैं, उनके थ्रू ऑब्जर्व की जा सकती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल साइट, मतलब आई से अगर हम आंख से कोई चीज़ देखें, उसको ऑब्जर्व करें, या कोई चीज़ सुने, या किसी चीज़ को स्मेल करें, या किसी चीज़ को टच करके हम उसको ऑब्जर्व करें, या किसी चीज़ को हम टेस्ट करके उसको ऑब्जर्व करें, तो ये 5 सेंसेस यूज़ किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो ये सेकंड स्टेप था ऑब्जर्वेशन। पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया, अब उसका हमने आंसर ढूंढने की कोशिश की। थर्ड में आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस आर इंटेलिजेंट गेसेस बाय द साइंटिस्ट। कोई भी साइंटिस्ट होंगे वो एक इंटेलिजेंट गेस करेंगे। फॉर एग्जांपल लेवरेन ने एक स्टेटमेंट दी थी, ये जो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया लिखा हुआ है, ये लेवरेन ने एक स्टेटमेंट दी थी। तो इसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट वैसे तो बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, क्योंकि एक इंटेलिजेंट गेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात होती है। तो जब ये हाइपोथेसिस जब एक्सपेरिमेंट में जाते हैं, तो अगर बहुत सारे हाइपोथेसिस होंगे तो कोई ना कोई एक जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगी, और उनकी जो रिसर्च है वो आगे तक जा सकेगी। अगर एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ प्रूव ना हो सकी तो वो जो हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो सकती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे हाइपोथेसिस निकालते हैं। तो यहाँ पे लेवरेन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो असल कॉज है वो प्लाज्मोडियम है। मेकिंग पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम, एक पॉसिबल आंसर देते हैं, बस ये भी एक पॉसिबल आंसर ही था लेवरेन की तरफ से। तो मैं साइड हो जाता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुड हाइपोथेसिस क्या होती है। उसके बाद आती है गुड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हमने पढ़ ली कि एक इंटेलिजेंट गेस होता है साइंटिस्ट की तरफ से। जैसे लेवरेन ने कहा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, वो जस्ट एक स्टेटमेंट थी, उसने प्रूव नहीं किया था। तो किसी भी स्टेटमेंट को हम एग्जैक्ट बात नहीं कह सकते, एग्जैक्ट जो आंसर है वो नहीं कह सकते। तो हाइपोथेसिस की, गुड हाइपोथेसिस की कुछ निशानियां हैं, और अगर वो एक गुड हाइपोथेसिस है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट के अंदर वो पास हो जाए। तो पहले आता है इट शुड बी सिंपल। सिंपल का मतलब ये है कि अगर एक साइंटिस्ट कोई भी एक हाइपोथेसिस बता रहा है अपनी किसी को भी, तो वो सिंपल होनी चाहिए, जैसे एक आम सा बंदा भी समझ सके, उसको हम कहते हैं इट शुड बी सिंपल। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब वो जो हाइपोथेसिस है उसकी, वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो। ऐसे ना हो कि ऑब्जर्वेशन कुछ और की हो और हाइपोथेसिस कुछ और हो। तो जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने की है उस साइंटिस्ट ने, वैसे ही उसको हाइपोथेसिस में बात करनी है अपनी। थर्ड पे आता है टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब वो जो हाइपोथेसिस उन्होंने की है वो टेस्टेबल हो, मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ऐसे ना हो कि वो एक्सपेरिमेंट के काबिल ही ना हो तो वो रिजेक्ट हो सकती है। लास्ट में है जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट, जो जनरल स्टेटमेंट होती है वो मतलब ऐसी है कि वो फॉल्स भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ही असल एक्चुअल स्टेटमेंट है। जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तब तक वो चीज़ प्रूव नहीं होगी। तो आज का लेक्चर यही था। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में हम बाकी स्टेप्स को पढ़ेंगे।